एक टैक्स कलेक्टर आखिर एक क्रांतिकारी कैसे बन जाता है। अरविंद केजरीवाल की कहानी ये सिर्फ एक राजनेता के आगे बढ़ने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस शख्स की जिसने भारत की राजधानी की राजनीति को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कोई सीधी सादी लकीर नहीं है। ये एक ऐसे इंसान का सफर है जो पहले सरकारी अफसर था, फिर एक्टिविस्ट बना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए इतना मशहूर हुआ, और फिर विडंबना देखिए, उन्हीं आरोपों का उसे सामना करना पड़ा। वाकई एक असाधारण और काफी पेचीदा कहानी है ये। तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, टैक्समैन से एक्टिविस्ट बनने का सफर। फिर वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जिसने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई। उसके बाद एक नई राजनीतिक ताकत का उदय। चौथा, एक बड़े महानगर पर शासन करने की चुनौतियां। और आखिर में सत्ता और वो विवाद जो उनके करियर का एक अहम हिस्सा बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सवाल ये है कि वो चिंगारी क्या थी। सोचिए, एक आईआईटी एजुकेटेड इंजीनियर, एक अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब, फिर एक बड़ा सरकारी पद। कोई ये सब कुछ दांव पर लगाकर एक आउटसाइडर, एक सामाजिक योद्धा क्यों बनना चाहेगा? तो देखें, उनका शुरुआती करियर तो काफी सीधा साधा लगता है। आईआईटी, टाटा स्टील, फिर सिविल सर्विसेज, बिल्कुल एक तय रास्ते जैसा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर से बेचैन कर दिया। कुछ ऐसा जो उन्हें एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर ले जाने वाला था। और यहीं से सब कुछ बदल गया। परिवर्तन। ये सिर्फ एक आंदोलन का नाम नहीं था, ये उनकी पूरी स्ट्रैटेजी थी। उन्हें ये समझ आ गया था कि असली ताकत जानकारी में है, और आरटीआई यानी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके वो आम लोगों को वो ताकत दे सकते थे जिससे वो उस भ्रष्टाचार को सामने ला सकें जो उनकी जिंदगी को हर रोज प्रभावित कर रहा था। साल 2006 ये सिर्फ कोई आम साल नहीं था। उन्हें मिला प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इस एक अवार्ड ने उनके जमीनी काम को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिला दी, और भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में वो एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो गए। अब देखें, दिल्ली के गलियों में जो वो कर रहे थे उस पर सबकी नजर थी। जैसे जैसे परिवर्तन की बात फैली, देश भर के दूसरे एक्टिविस्ट और सिस्टम से परेशान आम लोग सब उनकी तरफ देखने लगे। धीरे धीरे एक बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की जमीन तैयार हो रही थी। और फिर आया अन्ना हजारे के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन। ये एक तरह की राजनीतिक सुनामी थी। हजारों लाखों लोग सड़कों पर थे, सिर्फ एक मांग के साथ, एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी कानून, जन लोकपाल बिल। और इस पूरे आंदोलन के दिमाग, इसके रणनीतिकार अरविंद केजरीवाल ही थे। वो अब घर घर में पहचाना जाने वाला चेहरा बन चुके थे। लेकिन यही कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब आपको लगता है कि सिस्टम के बाहर रहकर उसे बदला नहीं जा सकता, तो आप क्या करते हैं? आप एक ऐसा कदम उठाते हैं जो बहुत विवादास्पद होता है। आप एक्टिविज्म से सीधे राजनीति में छलांग लगा देते हैं। और ये एक ऐसा कदम था जो उस बड़े आंदोलन को बीच से तोड़ने वाला था। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी असहमति नहीं थी, ये आंदोलन के दिल में एक गहरी दरार थी। अन्ना हजारे, जो इस आंदोलन के एक तरह से पितामह थे, वो राजनीति से दूर रहना चाहते थे। लेकिन केजरीवाल, जो ज्यादा यथार्थवादी थे, उनका मानना था कि असली बदलाव लाना है तो सिस्टम के अंदर घुसना ही पड़ेगा। और इसी टूट से जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का। और क्या जबरदस्त शुरुआत थी। किसी को भी यकीन नहीं था, कोई उन्हें मौका नहीं दे रहा था। लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में जैसे तूफान ला दिया। बड़े बड़े दिग्गजों को हराकर 70 में से 28 सीटें जीत लीं। मतलब एक पॉलिटिकल स्टार्टअप ने रातों रात पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। सिर्फ 49 दिन। उनका पहला कार्यकाल बहुत तेजी से और बहुत विवादों के साथ खत्म हो गया जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कई लोगों ने इसे भरोसे का टूटना माना, और केजरीवाल ने भी बाद में खुद माना कि ये एक राजनीतिक गलती थी। ये एक बड़ा सबक था कि सड़क पर विरोध करना और सरकार चलाना दो बहुत अलग बातें हैं। लेकिन केजरीवाल ने एक शानदार वापसी की 2015 में। उन्होंने दिल्ली में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो तोड़ना मुश्किल है। 70 में से 67 सीटें।
इस जबरदस्त जनादेश के साथ अब उनके पास अपनी सबसे बड़ी नीतियों को लागू करने का पूरा मौका था। उनकी सबसे बड़ी पहलों में से एक था मोहल्ला क्लिनिक मॉडल। आइडिया बहुत सिंपल लेकिन क्रांतिकारी था। हेल्थ केयर को बड़े भीड़भाड़ वाले अस्पतालों से निकालकर सीधे लोगों के मोहल्ले तक ले आना। ये आसानी से उपलब्ध था, मुफ्त था और इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिल रहा था जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ये आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी बता रहे हैं। मरीजों की संख्या में ये जो जबरदस्त बढ़ोतरी है, ये साफ दिखाती है कि इन क्लिनिक्स की कितनी ज्यादा जरूरत थी। ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी को पूरा कर रहे थे। बिजली सब्सिडी, ये उनकी एक और बहुत पॉपुलर पॉलिसी थी। लाखों घरों को इससे राहत मिली, लेकिन इसकी आलोचना भी हुई। कुछ स्टडीज ने कहा कि ये रिग्रेसिव है, मतलब इसका फायदा अनजाने में उन अमीर घरों को ज्यादा मिल रहा था जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, बजाय उनके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, दिल्ली में सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। ये एक पूरा राज्य नहीं है और संविधान का ये अनुच्छेद 239AA यही सारे झगड़े की जड़ है। इसे ऐसे समझिए कि एक ही गाड़ी के दो ड्राइवर हैं। एक तरफ केजरीवाल की चुनी हुई सरकार और दूसरी तरफ उपराज्यपाल जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं। सत्ता की एक खींचतान उनके पूरे कार्यकाल में चलती रही। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2018 के इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने साफ किया कि उपराज्यपाल के पास शक्तियां तो हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में उन्हें चुनी हुई सरकार की सलाह माननी ही होगी। ये केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, जिससे दिल्ली पर शासन करने के उनके अधिकार को बल मिला। और अब कहानी पूरी तरह घूम जाती है, मतलब 360 डिग्री। वो इंसान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर सत्ता में आया था, अब वो खुद भ्रष्टाचार के सबसे गंभीर आरोपों के घेरे में था। ये उनके सफर का सबसे ज्यादा विवादों वाला हिस्सा है। 2024 में उनकी गिरफ्तारी ने सब कुछ बदल दिया और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये एक राजनेता को उसके कामों के लिए जवाबदेह ठहराने की कानूनी प्रक्रिया थी, या फिर ये अपने राजनीतिक दुश्मन को चुप कराने के लिए सत्ता का इस्तेमाल था? अब आप किससे पूछते हैं, इस पर जवाब निर्भर करता है, और दोनों ही जवाबों के भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत गहरे मतलब हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये दिखाते हैं कि 2014 के बाद से विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी के मामलों में कितना बड़ा उछाल आया है। जो लोग आलोचना कर रहे हैं, उनके लिए ये एक पुख्ता सबूत है। उनका कहना है कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए एक हथियार के तौर पर हो रहा है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर महीनों तक कानूनी दांवपेच चले, अंतरिम जमानत मिली और एक हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चला, जिसका अंत उनके इस्तीफे से हुआ। और ये सब हमें एक आखिरी और काफी परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अरविंद केजरीवाल की विरासत जो भी हो, उनकी कहानी एक बहुत बड़ी चुनौती को सामने लाती है, जिसका सामना आज भारत कर रहा है। जब नेता जांच एजेंसियों पर पक्षपात का आरोप लगाएं और एजेंसियां नेताओं पर भ्रष्टाचार का, तो एक आम नागरिक आखिर भरोसा करे तो किस पर करे? ये सवाल किसी एक व्यक्ति से कहीं बड़ा है, ये सीधे हमारे लोकतंत्र के दिल तक जाता है।